हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। और वो कल हमने जाते जाते मल्टीप्लायर का डिस्कशन कर लिया था। कुछ लोग इसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बात एक ही है, रिप्रेजेंट हम केस से करते हैं, ठीक है ना। बाबू, जैसा मैंने सेम टॉपिक कल पढ़ाया मल्टीप्लायर, बिल्कुल सेम टॉपिक बाबू अगली यूनिट जब हम मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तब आएगा। तब इसका नाम होगा मनी मल्टीप्लायर। कट कॉपी पेस्ट सेम टॉपिक है। यहाँ इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वहाँ नाम होगा मनी मल्टीप्लायर। ठीक है जी, याद करा देना। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। बाबू, मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूला बताना, कल हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा के इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है, ठीक है। और के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एम पी एस। ये तीन फॉर्मूला पढ़े, सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड है, मैंने पहले ही बता दिया था। अब वो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे और कल तक कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल भी खत्म कर दें। ठीक है जी, एक दो दिन और लगेंगे, इस यूनिट का यूनिट खत्म हो जाएगा। बस तो भारी वर्ग हम यूनिट खत्म हो जाएंगे। मान लो अगर मैं मानूँ 18-19 तक भी निपट गए, 40 दिन बहुत होते हैं, तीन छोटी छोटी यूनिट रहती है, मैक्रो खत्म होने वाली है। हंसी आ रही है तो नहीं लगती थी 11th की को आर्ट, मैंने कहा था सारे मोबाइल से दूर हो जाएंगे। आओ जी, करते हैं चर्चा इसकी। बाबू अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि के और एनपीएस, भाई के का फॉर्मूला 1/एनपीएस, कि ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है? ये तो क्लियरली पता लग रहा है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ के और एमपीसी कैसे रिलेटेड है, तो सर देखो अभी डायरेक्टली तो नहीं पता लग रहा होगा, क्योंकि भारी वर्ग हम टर्म लिखी हुई है 1/1 माइनस एमपीसी, एकदम कैसे बता दें। तो बाबू पेपर में ना बहुत बार रिलेशन पूछी जाती है, रिलेशन बिटवीन, यही मेरा आज का टॉपिक भी है, रिलेशन बिटवीन एमपीसी, एमपीएस एंड के। इन तीनों की रिलेशनशिप क्या है? लो प्यारे बच्चों, हम कर देते हैं क्लियर क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप को क्लियर करने के लिए ना बेटा एक एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूं मैं, आप सामने देखते रहना, एक एग्जांपल फॉर्म कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एमपीसी को 0 ले लूं तो एमपीएस 1 होगा, ये तो बात में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों 1 के इक्वल होते हैं, लास्ट चैप्टर प्रॉपर्टी बढ़ी है। और अगर एमपीएस 1 है, इस फॉर्मूले में पुट करूं 1/1, ये क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एमपीसी को 0.50 ले लूँ तो एनपीएस कितना आएगा? 0.50, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने होते हैं? 1। और अगर ये 0.50 है, 1/0.50 मतलब 2, 2 टाइम्स। क्या कितना आ गया? 2 गुना 2 टाइम्स, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसको 0.75 ले लूँ तो ये कितना होगा? 0.25, क्योंकि दोनों मिलाकर 1 होता है। बेटा ये आ गया 0.25, बाबू 1/0.25 4 टाइम्स, ठीक है बाबू। अच्छा, अगर मैं इसको 0.9 ले लूँ तो एनपीएस कितना? 0.10। और अगर ये 0.10 है ना, 1/10 10 टाइम्स, बस अब इतना होता है बाबू। एनपीएस आपको दिखाई दे रहा है, मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है के भी बढ़ता चला जा रहा है, ये भी दिख रहा है कि बढ़ता चला जा रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीए एमपीसी एंड के? और बाकी इसकी तो रिलेशनशिप हमें पता भी थी, चाहे तो देख लो बाबू। एमपीएस गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, और के बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स, ठीक है। एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, और एमपीएस और के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात। आओ जी, एक और बात करते हैं, मैं भी नोट करने का मौका दूंगा बाबू। एक टॉपिक आता है मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ के, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। बाबू पेपर आपसे पूछता है के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और के की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। बच्चे ऑब्वियस हो जाते हैं, कैसे बताएंगे वैल्यू? सर ऑब्वियस नहीं होना, बहुत सिंपल बात है। अच्छा, अभी हमने प्रूव करा पिछली स्लाइड से कि के और एमपीएस इनवर्सली रिलेटेड है, प्रूव करा।
अच्छा, अगर मैं एमपीएस की मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है, अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पुट कर दूं तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दूं तो ये मिनिमम होगा। ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और वो लास्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था और एनपीएस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करो, एनपीएस 0 हो सकता है? 0 से कम हो सकता है क्या? नहीं। 0 हो सकता है? हो सकता है। 1 हो सकता है? हो सकता है। लेस देन 1 हो सकता है? हो सकता है। ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता। वो यानी कि के की सॉरी एमपीएस की मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सब जानते हैं इस बात को? बाबू, अगर मैं इसकी मैक्स मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा हूं एमपीएस की, तो जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मैक्स आएगी। ठीक है ना? इसकी मैं मिनिमम वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पुट करूंगा तो के क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा ना। 1/0 के क्या होगा? इन्फिनिटी। यानी कि बेटा के की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा? इट इज इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं एमपीएस को मैक्स पुट कर दूंगा तो के की मिन वैल्यू आएगी। बाबू, मैक्स वैल्यू पुट कर दो 1/1, इट इज 1, यानी कि के की मिनिमम वैल्यू वुड बी 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? सिंपल कर रहा है, मास करूंगा मैं, करूंगा, घबराओ नहीं। तो एक चीज रट दोगे ना तो मुझे अपने ऊपर ही गिल्ट होगा कि इन्होंने रट ली। एक चीज ना रटने दो तुम्हें, वरना क्या है, बच्चे रट के बैठे रहते हैं मिनिमम और मैक्स वैल्यू, पता ही नहीं होता कैसे डराइव करनी है। सही चल रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, खाली चीज़ों को ना थियोरेटिकली मत देखा करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी सोचा करो। मैं अभी न्यूमेरिकल शुरू करने वाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट के बाद चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ 5 मिनट का मुद्दा रहता है। वो के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, लगभग 35-36 न्यूमेरिकल है, 20 अकेले के ऊपर है, 20 न्यूमेरिकल एक ही चीज के ऊपर है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है बेटा, हम गलत आंसर भी निकालते हैं, ठीक है ना, पर हम समझ नहीं पाते हमने गलत किया है। मान लो के का आंसर कई बच्चे निकाला क्या? 0.80। या थोड़ा तो मन में सोचो, के कम से कम 1 हो सकता है, दिखाई दे रहा है, और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपकी वैल्यू के की सच में न्यूमेरिकल कंप्लीट 1 से कम आ रही है तो देख लेना कहीं ना कहीं तुमने गलती कर दी है। थोड़ा सा इस चीज को भी समझो, ठीक है ना? खाली टॉपिक पढ़ो और छोड़ना दो, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सीखो, शायद बचा जाएगी आपको बहुत जगह पर। क्लियर है? ओके, नोट डाउन करना है या करूँ आखिरी टॉपिक भी फिनिश कर दो फिर करना चाहोगे? करा दूं? लो निपटा। बाबू, मैंने अपनी स्क्रीन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना? 3 एक जैसे टॉपिक हैं, सिर्फ 5 मिनट के सामने देखते रहना। बाबू, एक टॉपिक का नाम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक टॉपिक है बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और बाबू, लास्ट टॉपिक है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लो बच्चों, चर्चा करते हैं। बाबू, इन तीनों टॉपिक में ना एक वर्ड बड़ा कॉमन है, दिखाई दे रहा है? इक्विलिब्रियम। अच्छा, अगर इक्विलिब्रियम है तो ये तो बात पक्की है, एडी और एएस एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं। कल हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, परसों से चर्चा चल रही है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना? मैंने कल भी चर्चा करी थी, एडी और एस और आई थी। तो वो अगर इक्विलिब्रियम काम है तो ये तो बात पक्की है कि कहीं ना कहीं एडी और एस का इंटरसेक्शन देखने को पक्का मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट? एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बाबू, पहली बार मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता है टॉपिक पेपर में आएगा किसी भी हाल में, बहुत माड़ा वक्त होगा तो आएगा, सिर्फ डायग्राम डायग्राम है, डायग्राम ही पढ़ना है, ठीक है? बहुत माड़ा वक्त होगा तो आएगा, लेकिन फिर भी हमें तो 100% कवरेज करनी है कोर्स की, तो आप पढ़ लो। बाबू, मान लो पूरी इकोनॉमी में ना 100 ही लोग हैं, और बेटा वो पूरी जान लगाकर अगर प्रोडक्शन करेंगे तो एक दिन में 10 ही यूनिट बना सकते हैं, यानी कि 1000 ही यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो 100 लोग हैं, एक बंदा 10 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है मैक्स।
यानी कि 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है बाबू, अब ये एग्जांपल ध्यान रखना और इसी पर बेस्ड मैं तीनों के तीनों जरा डायग्राम बना देता हूँ। बाबू, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट। बाबू, प्रोड्यूसर को लगता है कि 1000 यूनिट की डिमांड आएगी, हम 100 लोग हैं, 10-10 सब बना लेते हैं, 1000 यूनिट का ही प्रोडक्शन होगा। और एक्चुअली में भी मान लो ऐसा ही हुआ, एग्रीगेट डिमांड 1000 ही आई, सारे कंज्यूमर ने मिलकर तो डिमांड करी 1000 ही करी। बाबू, ये वही पॉइंट है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम नहीं है, इसे आप बोल सकते हो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों बोल सकते हैं सर? सिर्फ एडी और एएस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, बल्कि क्या हुआ, सारे के सारे बंदों को नौकरी भी मिल गई ना। 1000 यूनिट की डिमांड आई और 1000 यूनिट बनी है पूरी जान लगा के, 100 बंदों ने पूरी जान लगा के बनाई, सर सबको मिल गई नौकरी। तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एडी और एएस ने इंटरसेक्शन भी कर दिया और नौकरी भी सबको मिल गई। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या चीज होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम? सर, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, वो 1000 बेचना चाहता है, ठीक है ना जी। अगर ऐसा ही होता, 1000 ही डिमांड आती, तो बाबू ये जो पॉइंट होता फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ई के नाम से जानते। अगर ऐसा होता, हुआ नहीं, कहता डिमांड ना इस बार एक्चुअल डिमांड थोड़ी सी कम है, कम आई है डिमांड। अच्छा जी बाबू, एक्चुअल डिमांड थोड़ी सी कम आई है, मैंने कम ही कर दिया बेटा। बाबू, नई जो डिमांड आई इसे मैं बोल सकता हूँ AD1, इसने जहां कहीं भी AS को इंटरसेक्ट किया वहां मुझे पॉइंट मिला, जिसको मैं बोलता हूँ E1, नया इक्विलिब्रियम। बेटा, ये जो पॉइंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। कैसे समझते हैं? सर, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, ये 1000 पॉइंट वाली जगह है। अगर 1000 ही डिमांड आती तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता। कहता है डिमांड इस बार 800 आई, 800 आई डिमांड। सर एक बात बताओ, सबको नौकरी मिल पाई होगी? नौकरी सब कितने लोगों को नौकरी मिली है? 80 लोगों को। एक बंदा 10 यूनिट बना सकता है, 80 लोगों को नौकरी मिली। बाबू, डिमांड, एक्चुअल डिमांड थोड़ी सी कम आई एग्रीगेटेड डिमांड से, मैंने कमी प्लॉट कर दी। बाबू, ये जो पॉइंट हुआ ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हुआ। ठीक है जी बाबू, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वैसे बता देता हूँ, ये बातें सिर्फ किताबों पर है, रियल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। इट इज प्योरली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्यों हाइपोथेटिकल है, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा। लो जी बाबू, प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई 1000 यूनिट, अगर डिमांड 1000 की आती तो ये जो पॉइंट होता है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता। कहते हैं इस बार डिमांड 1000 की नहीं आई, कुछ ज्यादा आई, 1200 आ गई डिमांड। ठीक है बाबू, आपने बोल दिया डिमांड कुछ ज्यादा आ गई, मैंने घर वो शिफ्ट कर दिया, ठीक है जी ज्यादा आ गई। बाबू, जो नया डिमांड कर रहा है वो AD1, इसने जहां AS को इंटरसेक्शन किया वहां बेटा मुझे नया इक्विलिब्रियम मिला E1। लेकिन एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ कर दिया, रियल लाइफ में कभी ये चीज ही नहीं होती। ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट क्या चीज होती है, खुद बताओ। बाबू, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं इकोनॉमी में? 100। ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट बना सकता है एक बंदा? 10। टोटल प्रोडक्शन कितना हो सकता है? 1000। आप कह रहे हो डिमांड 1200 की है। सर, कभी हम पूरी जान लगा के भी 1200 बना पाएंगे? हम 1000 से ज्यादा बना सकते हैं? नहीं। तो कभी कोई नया कर्व होगा जो इंटरसेक्शन करेगा, यानी कि ये कोई चीज हुई ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा बड़ा इक्विलिब्रियम। कैसे हो सकता है भाई? पूरी जान लगा के जब 1000 यूनिट बन सकती है, 1200 बन ही नहीं सकती, डिमांड आने से क्या होता है? तो ये टोटली हाइपोथेटिकल चीज है। ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल बात हो सकती है, ये भी प्रैक्टिकल हो सकती है, मगर ये कभी प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। चैप्टर खत्म है, न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। ठीक है ना, पहले आप नोट डाउन करने वाला काम निपटा। लो जी, ये हेडिंग लिखना बेटा और ये टॉपिक लिखना फटाफट से, आगे करना बस। तो मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इस चैप्टर का डायरेक्टली। और बाबू, शुरू के न्यूमेरिकल कुछ बहुत ज़्यादा आसान है, तो कोशिश करेंगे बेटा 10 से 12 न्यूमेरिकल आज अभी इसी वक्त करें क्लास वर्क में। खैर पढ़ते हैं बेटा। फॉर्मूले आपको पता ही है, बहुत लिमिटेड से फॉर्मूला थे, इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बाबू, कहता है कैलकुलेट मल्टीप्लायर इफ NP-Cs, 2 अलग अलग पार्ट है। बाबू, के का फॉर्मूला लगा, मल्टीप्लायर निकालना है, NP-C की सेंस में फॉर्मूला लगा दो, यही तो है NP-C के सेंस में फॉर्मूला।
बाबू वैल्यू दी हुई है 0.75 यानी कि 1/0.25 यानी कि 4 टाइम्स। ऐसा ये पार्ट भी हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। सेम मल्टीप्लायर निकालना है, एमपीएस दिया हुआ है बाबू, एमपीएस दिया हुआ है, के का फॉर्मूला है एमपीएस के सेंस में 1/एमपीएस। फिगर पुट करो, आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ो। करने आप नहीं है, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन का। और एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ना जी। कहता है इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कैलकुलेट द एमपीसी एंड एमपीएस। बाबू ये जो के दे रखा है यही तो 4 दे रखा है, अगर आप समझ आ रहे हो। उसमें क्या बोला, इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कहता है किसी इकोनॉमी में ना इनकम 4 गुना जनरेट होती है जितना आप इन्वेस्टमेंट डालते हो उससे। कि यही तो बताता है कि अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो इनकम कितने गुना जनरेट होगी। याद है, एन इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लीड टू द ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। यानी कि सीधा सीधा बोलो तो एक K4 ही तो दे रखा है। और अगर K4 दे रखा है और ये मुझसे एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू पूछ रहा है, देखो आगे हर क्वेश्चन में पूछेगा आपसे ऐसी बातें। जब भी एमपीसी पूछे ना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला मत लगाना, क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बेटा पहले यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस कराता है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो थोड़ा काम मुश्किल लगता है। हमेशा ऐसे केसेस में ना मैं के का फॉर्मूला एमपीएस वाला यूज करता हूँ, हमेशा सबसे आसान पड़ता है। के की वैल्यू 4 पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एमपीएस किसके बराबर आ गया 1/4 यानी कि 0.25। अगर ये 0.25 आ गया तो एमपीसी किसके बराबर होगा 0.75। जब भी के की वैल्यू पता हो और आपको एमपीसी निकालने को कहे, पहले एमपीएस वाला फॉर्मूला लगाना हमेशा आसान पड़ेगा, वरना फंसे ही रहोगे कैलकुलेशन में, इतनी देर लगेगी नहीं। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो है बाबू। आगे के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिलहाल आप स्टार्ट करो, 3 क्वेश्चन बराबर से करो। आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब मैं किसी भी क्वेश्चन में पहले ही ट्राई नहीं करूंगा, सब आप करोगे, नहीं होगा तो मैं करूंगा। 10 तक का टारगेट है, ध्यान रखना बेटा, स्पीड पकड़ लो। मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन हो जाएगा, सॉल्यूशन मत देखना, खुद पढ़ो क्वेश्चन। कहता है इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन। क्या है ये? कहता है किसी इकोनॉमी में 75% खर्चा हो जाता है इंक्रीज इन इनकम से। सर एनपी सी और क्या बताता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही तो बताता है। अगर इनकम इंक्रीज हुई तो उसमें से कितना खा जाओगे, कहता है 75% खा जाओगे, एनपीसी इज 0.75। कहता है इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000 करोड़, डेल्टा आई 1000 करोड़ है। कहता है टोटल इंक्रीज इन इनकम बता दो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फो। बड़ा सिंपल है बाबू, एनपीसी पता है, के का फॉर्मूला लगाओगे एमपीसी के सेंस में, के आ जाएगा, के आ गया, डेल्टा आई आ गया। के का फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के आ चुका है, डेल्टा आई आ चुका है, डेल्टा वाई नहीं निकलेगा। सेकंड्स का गेम है, स्टार्ट हो जाओ। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 5, फटाफट से दोनों करके दिखाओ। तो रेस्ट बच्चे 6 स्टार्ट कर दे। इंफॉर्मेशन ये है, ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करा। और एक बार मैं इलस्ट्रेशन एग्जांपल 5 ट्राई कर देता हूँ आपके लिए, और एक बार 6 भी कर देंगे कोई। और वो कहता है इन एन इकोनॉमी 60% इंक्रीज इनकम इज स्पेंट अपॉन कंजम्पशन। बाबू एमपीसी यही तो बताता है अगर इनकम इंक्रीज हुई इसमें से कितना खर्च हो जाएगा। कहता है ये 60% है, मतलब 0.60, और अगर ये 60 है तो एमपीएस कितना होगा, यही तो। अब वो कहता है इफ 4 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, अगर एक 4 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप 4 करोड़ रुपए, फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। क्या ही दिक्कत है, के का फॉर्मूला लगाना है एमपीएस की सेंस वाला। बाबू के का कितना आ गया 2.5। बाबू अगर के 2.5 है तो के का एक फॉर्मूला डेल वाई अपॉन डेल आई भी तो होता है। डेल आई की जगह कितना 4 करोड़, तो डेल्टा वाई कितना आएगा 10 करोड़।
एक आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। मुझसे तो डेल्टा सेविंग भी पूछी है, चेंज इन सेविंग भी पूछी है, पूछा है इंक्रीज इन सेविंग कितनी है। सर एनपीएस का फॉर्मूला लगाते रहो ना, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एनपीएस अभी हमने डिसाइड करा 0.40 है, डेल्टा वाई 10 करोड़ आ गया तो डेल्टा एस आ जाएगा, ये भी 4 करोड़ आ जाएगा। ठीक है जी, ये सब पिछले चैप्टर की तरह मारते हैं। आओ जी बाबू एग्जाम्पल नंबर 6 की चर्चा करते हैं, हटा दूं। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है इन एन इकोनॉमी द एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़ वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। कहता है एक्चुअली में आप 500 करोड़ की इनकम पर हो, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 800 करोड़ की इनकम पर है। यानी कि अगर मैं इनकम को 300 करोड़ से इंक्रीज कर दूं तो क्या मैं इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊंगा? समझ में आ रही है बात? 300 करोड़ से इनकम को बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाऊंगा। कहता है इफ 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बाबू अपनी इनकम में से सिर्फ 1/4 जोड़ते हो, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव द, बस हो गया जी। बाबू कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो बेटा मुझे इंक्रीज करना है इनकम में 300 करोड़ से, मैं एक्चुअली में 500 करोड़ पे हूँ, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट कहां पर अचीव होगा? 800 करोड़ पर। बाबू के का फॉर्मूला लगाऊं एमपीएस की सेंस वाला, एमपीएस की सेंस वाला क्यों लगाया समझदार हो, उसने कहा 1/4 ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बाबू 1/4 जोड़ लेते हो एडिशनल इनकम में से, मतलब एमपीएस कितना है 0.25, 1/4 का मतलब 0.25। बाबू 1/0.25 के कितना आ गया 4 टाइम्स। के आपके सामने है, डेल्टा वाई आपके सामने है, उसने डेल्टा आई तो पूछा है, के का फॉर्मूला लगा दो ना, डेल वाई अपॉन डेल आई, ये 4 टाइम्स है। बाबू डेल्टा वाई 300 करोड़ है, डेल्टा आई कितना 75 करोड़ आ जाएगा, 300/4। ठीक है जी, आपने ही करना है, अपनी नोटबुक में करो वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, एग्जांपल्स है बिल्कुल सेम, हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट करने की कोशिश की गई है। पहले 6th फिनिश करो फिर 7th करो। एक काम करो, रखते आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों।